यहाँ पर हम राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का भाग 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्याय 5 होगा और अध्याय 5 के पहला वीडियो आपको आइए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें आपको यहाँ पर है देखिए कि आपको क्या अध्याय 5 आपको है शक्ति संतुलन जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन, शांति एवं सुरक्षा। शक्ति संतुलन, शांति एवं सुरक्षा। आइए इसको देखिए बैलेंस ऑफ पावर, पीस एंड सिक्योरिटी। आपको यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले आपको देखिए शक्ति संतुलन देखिए क्या है। देखिए वस्तुतः शक्ति के संतुलन की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 18वीं से 19वीं शताब्दी की है। वस्तुतः शक्ति के संतुलन की धारणा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वस्तुतः शक्ति के संतुलन की जो धारणा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको 18वीं से 19वीं शताब्दी की है, जहाँ 5 या 6 मुख्य राष्ट्रीयकर्ता हुआ करते थे। जहाँ मुख्य देखिए जहाँ 5 या 6 मुख्य राष्ट्रीयकर्ता हुआ करते जो शक्ति के परस्पर संघर्षरत थे, जो शक्ति के परस्पर संघर्षरत अतः शक्ति संतुलन धारणा अतः शक्ति संतुलन की धारणा से प्रकट होता है कि अतः शक्ति संतुलन की यह धारणा अतः शक्ति संतुलन की धारणा से प्रकट होता है कि शक्ति राजनीति नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय विधि से नियंत्रित होती है। कि शक्ति जो है वो शक्ति राजनीति नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय विधि से नियंत्रित नहीं होती बल्कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति से संचालित होती है। तो ये बड़ा पॉइंट अब काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखिए एक बार फिर से देखिए इस चीज़ को कि वस्तुतः शक्ति के संतुलन की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको 18वीं से 19वीं शताब्दी की है, जहाँ 5 या 6 हम यहाँ पर देखिए इस बारे में कि जहाँ 5 या 6 मुख्य राष्ट्रीयकर्ता हुआ करते, जहाँ 5 या 6 मुख्य राष्ट्रीयकर्ता हुआ करते थे जो शक्ति के परस्पर संघर्षरत थे। अतः शक्ति संतुलन की धारणा से यह प्रकट होता है कि शक्ति राजनीति नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय विधि से नियंत्रित नहीं होती बल्कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति से संचालित होती है। फिर आपको ये वाला पॉइंट देखिए 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी शक्ति 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि इस समय ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया एवं हंगरी जैसे देशों के मध्य शक्ति का संतुलन बना हुआ था। या शक्ति की साम अवस्था आपको निर्मित थी, क्योंकि सभी राष्ट्रों में शक्तियों का वितरण लगभग समान था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तत्कालीन समय में शांति विद्वान उस समय आपको शांति विद्वान थी। आपको आगे यहाँ देखिए शक्ति के संतुलन को शक्ति की साम अवस्था या शक्ति की बराबरी के बजाय आपको ऐसे तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर देखिए कि शक्ति के संतुलन को शक्ति की साम अवस्था या शक्ति की बराबरी के बजाय शक्ति को अति प्रबलता के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए शक्ति संतुलन आपको संतुलनकर्ता की भूमिका में थी। अतः ब्रिटेन की भूमिका संतुलन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने की थी। आपको फिर आगे यहाँ पर है देखिए ऐतिहासिक रूप में शक्ति के संतुलन या शक्ति की साम अवस्था को भंग करने का श्रेय फ्रांसीसी क्रांति को जाता है, जब इस फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजनीतिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन का प्रयास किए गए तथा व्यक्तिक अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को प्राथमिक रूप में उठाया गया व्यक्तिक अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को प्राथमिक रूप में उठाया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए वर्तमान समय शक्ति का केंद्र केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं है। वर्तमान समय आपको शक्ति का केंद्र केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं है बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन एवं विश्व व्यापार शक्ति के उभरते नवीन केंद्र हैं। आपको फिर आगे आपको देखिए शक्ति संतुलन सिद्धांत शक्ति संतुलन सिद्धांत में संतुलक जिसको अंग्रेजी बोलते हैं बैलेंसर BALLANC बैलेंसर। शक्ति संतुलन सिद्धांत में आपको संतुलक बैलेंसर वह राष्ट्र होता है जिसके पास इतनी अधिक शक्ति हो कि वह जिस पक्ष में जाए वह पक्ष अधिक शक्तिशाली हो जाए। वह पक्ष अधिक शक्तिशाली आपको हो जाता है। संतुलक देखिए संतुलक हमेशा आपको यहाँ देखिए संतुलक हमेशा संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ग्रेट ब्रिटेन को संतुलक माना जाता था। वर्तमान समय आपको संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA को संतुलक माना जाता है। अब के शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन है क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप, मध्यवर्ती राज्य, सशस्त्रीकरण और मैत्री संध्या। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन है क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप, मध्यवर्ती राज्य
में सशस्त्रीकरण एवं मैत्री संधियाँ। वर्तमान समय में शक्ति संतुलन आपको देखिए, वर्तमान समय में शक्ति संतुलन देखिए। देखिए शीत युद्ध के बाद के वर्तमान युग में कुछ लोगों का विचार है कि अमेरिका की एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन कायम है। शीत युद्ध के बाद वर्तमान के युग में कुछ लोगों का विचार है कि अमेरिका की एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन कायम है। अन्य लोगों का विचार है कि वर्तमान विश्व बहुत ध्रुवीय है। अन्य लोगों का विचार है कि वर्तमान विश्व बहुत ध्रुवीय है, जिसमें अमेरिका अत्यधिक प्रभावी है। कुछ लोग इस विश्व को नॉन पोलर विश्व की संज्ञा दे रहे हैं। कुछ लोग इस विश्व को नॉन पोलर की संज्ञा दे रहे हैं। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ और शक्ति का देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ और शक्ति का संतुलन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ और शक्ति का संतुलन देखिए। यूएनओ देखिए, यूएनओ वर्सेस बैलेंस ऑफ पावर देखिए, आपको यूएनओ वर्सेस बैलेंस ऑफ पावर देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध आपके यहाँ देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के कमजोर द्वितीय विश्व युद्ध युद्धोत्तर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करने का मूल उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। राष्ट्र राज्यों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना एवं राज्यों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मानवीय सहयोग में वृद्धि करना एवं मानवाधिकारों की रक्षा करना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अध्याय 7 के प्रावधान के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में सामूहिक सुरक्षा निर्मित करेगा। किसी एक राज्य पर आक्रमण संपूर्ण विश्व की शांति पर आक्रमण माना जाएगा। अतः प्रत्येक राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के जिम्मे था। ऐसी स्थिति में क्या शक्ति के संतुलन की धारणा प्रासंगिक है? क्वेश्चन मार्क। अब आपके यहाँ पर आगे देखिए यदि सैद्धांतिक रूप में देखा है तो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। परंपरागत शक्ति संतुलन के समय सामूहिक सुरक्षा की कल्पना अनुपस्थित थी, लेकिन यदि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के शीत युद्ध काल में शक्ति संतुलन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित हुई। इसलिए शीत युद्ध के समय जो विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उपस्थित हुए उन राजनीतिक विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ करने में असफल रहा। उदाहरण के कोरिया संकट, ईरान, इंडोनेशिया, हंगरी में हस्तक्षेप, अरब इजराइल विवाद देखिए। अब आपको आगे यहाँ पर है देखिए वस्तुतः शीत युद्धोत्तर विश्व राजनीति में जब सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हुआ तो एक बार पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावशाली होने की उम्मीद की गई, लेकिन अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण, नाटो द्वारा सर्बिया पर किया गया आक्रमण, अमेरिका द्वारा दुष्ट राष्ट्रों की श्रेणी घोषित करना, क्योटो प्रोटोकॉल को अस्वीकार करना, प्रेक्षपात संधि का उल्लंघन करना, इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि देखिए वस्तुतः आपको एक बार फिर से इसको शुरू करते हैं। वस्तुतः शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में जब सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हुआ तो एक बार पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावशाली होने की उम्मीद की गई, लेकिन अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले, नाटो द्वारा सर्बिया पर किया गया आक्रमण, अमेरिका द्वारा दुष्ट राष्ट्रों की श्रेणी घोषित करना, क्योटो प्रोटोकॉल को अस्वीकार करना, प्रेक्षपात संधि का उल्लंघन करना और प्रेक्षपात संधि का उल्लंघन करना, इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि शक्ति संतुलन अर्थ आपको व्यापक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये शक्ति के इसे शक्ति के संघर्ष के रूप में देखा जाए। इसलिए आज एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन शब्द की भी प्रयोग किया जा रहा है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए कि लेकिन इस व्यवहारिक उदाहरणों के साथ साथ पामर एवं पार्किंस ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया है कि वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण और संरचना में भी शक्ति संतुलन के मूलभूत नियमों को देखा जा सकता है। अतः पामर एवं पार्किंस के अनुसार दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए कायम है क्योंकि इसके पीछे शक्ति संतुलन कार्य कर रहा है। उदाहरण के लीग ऑफ नेशन इसलिए असफल हो गया क्योंकि उसमें न तो अमेरिका ने भागीदारी की तथा सोवियत संघ भी उससे दूर रहा।
फिर आपको आगे देखिए, आपके आगे यहाँ पर पामर एवं पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना का विश्लेषण करते हुए करते इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा परिषद पर, इससे सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य अंग माना जाता है। यदि पाँच अस्थायी सदस्यों को देखा जाए तो जिन्हें वीटो शक्ति प्राप्त थी, तो ये 5 शक्तियाँ तत्कालीन समय महाशक्ति के रूप में विश्व व्यवस्था का निर्धारण कर रही थी। अतः स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद की संरचना तत्कालीन शक्ति संतुलन की तत्कालीन शक्ति संतुलन की संरचना के अनुरूप निर्मित की गई। दूसरी ओर सामूहिक सुरक्षा के साथ राज्यों को आत्मरक्षा देने का अधिकार आर्ट 51 इस तथ्य को इंगित करते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सभी राष्ट्रों की सुरक्षा करने में असफल तो नहीं होगा। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए स्पष्ट अलग प्रावधान है, जो 852-54 में वर्णित है, जिसके अनुसार आपको नाटो तथा WARS इससे क्या नाटो की सहयोगी सुरक्षा महत्वपूर्ण है या संघ की सामूहिक सुरक्षा के होते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा का विकल्प क्यों प्रदान किया जाए। सामूहिक सुरक्षा के होते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा का विकल्प क्यों प्रदान किया जाए। यदि व्यवहारिक उदाहरणों से देखा जाए तो सामूहिक सुरक्षा की बजाय नाटो सुरक्षा ज़्यादा प्रभावी है। यदि व्यवहारिक उदाहरणों से देखा जाए तो आपको सामूहिक सुरक्षा से अगर व्यवहारिक उदाहरणों से देखा जाए तो सामूहिक सुरक्षा की बजाय नाटो सुरक्षा ज़्यादा प्रभावी हुई। फिर आपको आगे देखिए क्या कि हैंडेबुल के अनुसार आपको शक्ति संतुलन द्वारा छोटे राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आपको फिर देखिए शक्ति संतुलन और शांति के संदर्भ में 3 प्रकार के दृष्टिकोण है। शक्ति संतुलन और शांति के संदर्भ में 3 प्रकार के दृष्टिकोण है, जिससे पर आपको यहाँ दृष्टिकोण देखिए क्या। पहला दृष्टिकोण, पहली श्रेणी के विचारकों के अनुसार आपको एक ध्रुवीय विश्व में शांति और अस्थायित्व की संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि एक महाशक्ति के द्वारा समूचे विश्व पर नियंत्रण कर लिया जाता है एवं उसके निर्देश के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संस्थाओं और नियमों का निर्माण होता है। इस श्रेणी के विचारक आधिपत्यवादी अस्थायित्व के सिद्धांत को मानते हैं, जिसके अनुसार एक महाशक्ति का आधिपत्य समूची विश्व व्यवस्था के अस्थायित्व में सहायक होता है। जिनके अनुसार एक महाशक्ति का आधिपत्य समूची विश्व व्यवस्था का अस्थायित्व में सहायक होता है। दूसरा आपके यहाँ पर है कि केनेथ वाल्टर जैसे नव यथार्थवादी विचारक उपरोक्त मत से सहमत नहीं है। इनके अनुसार आपको द्विध्रुवीय शक्ति संतुलन अधिक अस्थायी होती है, क्योंकि शक्तियों के लगभग समान वितरण के कारण एक गुट दूसरे गुट पर आक्रमण नहीं करते। उदाहरण के आपको शीत युगीन विश्व में अमेरिका तथा सोवियत संघ के मतभेदों के बावजूद सीधा युद्ध संपन्न नहीं हुआ तथा वर्ष 1962 के क्यूबा संकट का भी शांतिपूर्ण समाधान कर लिया गया। फिर आपको तीसरी श्रेणी के विचारकों मार्गन्थम और कार्ल ड्यूस सम्मिलित है, जिनके अनुसार आपको बहुध्रुवीय विश्व में शांति और अस्थायित्व की सर्वाधिक संभावना होती है, क्योंकि इसमें शक्तियों का लगभग समान वितरण होता है। एक राज्य की शक्ति अधिशेष को दूसरा राज्य प्रतिसंतुलित कर देता है। एक राज्य की शक्ति अधिशेष को दूसरा राज्य प्रतिसंतुलित कर देता है। विटकॉफ के अनुसार उपरोक्त मतों में से कौन सा मत सत्य के अधिक निकट है। यह देखिए सत्य के अधिक निकट है। यह कहना आपको देखिए कठिन है तथा यह भी कहना कठिन है कि इस व्यवस्था में अधिक शांति और स्थायित्व होगा। आपको आगे आप देखिए क्या डिटरेंस DETRENC देखिए डिटरेंस प्रतिरोध परमाणु डिटरेंस प्रतिरोध या इसको बोलते परमाणु शक्ति डिटरेंस प्रतिरोध या परमाणु शक्ति विस्तारित प्रतिरोध। देखिए डिटरेंस प्रतिरोध या परमाणु शक्ति विस्तारित प्रतिरोध। डिटरेंस प्रतिरोध विस्तारित प्रतिरोध भी आप बोल सकते हैं, या परमाणु शक्ति विस्तारित प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। अब डिटरेंस के द्वारा शक्ति संबंधों को व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामंजस्य के विरोधी संबंधों को प्रकट किया जाता है। डिटरेंस एक सैन्य रणनीति है। देखिए डिटरेंस एक सैन्य रणनीति है, जिसके द्वारा राज्यों के आक्रामक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है, क्योंकि आक्रामक राष्ट्र आक्रमण से होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए आक्रमण नहीं करता। देखिए
देखिए डिटरेंस भय को देखिए डिटरेंस भय को व्यक्त करने का एक माध्यम डिटरेंस भय को व्यक्त करने का एक माध्यम है जिसके अंतर्गत राज्यों को जिसके अंतर्गत आपको राज्यों के अनापेक्षित व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है। आपके डिटरेंस दो प्रकार के होते हैं। डिटरेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आपको डिटरेंस है, आपको देखिए डिटरेंस आपको दो प्रकार के हैं। डिटरेंस कितने प्रकार के आपके यहाँ पर? दो प्रकार के, जिसमें पहला होता है परंपरागत डिटरेंस, जिसमें पहला आपको होता है परंपरागत डिटरेंस और दूसरा होता है परमाणु डिटरेंस। पहला होता है परंपरागत डिटरेंस और दूसरा होता है परमाणु डिटरेंस। यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परमाणु डिटरेंस को आपके यहाँ पर देखिए पहली क्या उन्हें राज्यों को परमाणु हथियारों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, परमाणु हथियारों के संभावित आक्रमण से राज्य स्वयं को किस प्रकार सुरक्षित रखे। आपके जापान में पहली बार परमाणु हमले के बाद अमेरिकी विदेश नीति में परमाणु हथियारों की सर्वोच्चता का प्रभावी प्रयोग किया गया। तब परमाणु हथियारों की धमकी के द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फास्टर ड्रेस ने कगार की नीति जिसको अंग्रेजी में बोलते पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप का पालन किया। अमेरिका ने ऐसा प्रदर्शित किया कि वास्तव में परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। वह वास्तव में परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका द्वारा अन्य राष्ट्रों से सौदेबाजी भी की। अतः अमेरिका ने परमाणु हथियारों के विनाश का आतंक पैदा किया। राष्ट्रपति आइजनहावर ने साम्यवाद और सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के परमाणु हथियारों के प्रयोग का समर्थन किया। ऐसा विटकॉफ का मत है, परंतु अन्य विचारक इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं। इनके अनुसार अमेरिका ने कभी परमाणु हथियारों के प्रयोग के विकल्प पर विचार नहीं किया। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए कि वर्ष 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु विस्फोट किया। अमेरिका ने शांतिपूर्ण सौअस्तित्व का नारा दिया। इनके अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य सैन्य संघर्ष संभव नहीं है। सोवियत संघ ने आर्थिक और राजनीतिक कूटनीति के द्वारा अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने पर बल दिया। आपको यहाँ देखिए प्रथम चरण आपको अमेरिका की सामरिक क्षमता सोवियत संघ से निर्णायक रूप में बेहतर थी। प्रथम चरण अमेरिका की सामरिक क्षमता सोवियत संघ से निर्णायक रूप में बेहतर थी। वर्ष 1957 सोवियत संघ ने पहली बार अंतरिक्ष उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा, जिससे यह सिद्ध हो गया कि सोवियत संघ अमेरिका के दूर दराज के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। अब आगे देखिए वर्ष 1960 के दशक में क्यूबा संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने क्रुश्चेव को क्यूबा से सोवियत परिपाटियों को हटाने के बाद किया। क्यूबा संकट के दौरान पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ कि दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो सकता है। इस संकट के दौरान आपको अमेरिका की नीति में परिवर्तन आया। इस समय तक सोवियत संघ ने परमाणु क्षेत्र में अमेरिकी सर्वश्रेष्ठता को तोड़ दिया। अतः अमेरिका ने नई रणनीति का प्रयोग करते परमाणु हथियारों के प्रयोग की बजाय राजनीतिक सौदेबाजी का सहारा लिया। फिर आपको देखिए 70 के दशक में आपको डिटरेंस को पारस्परिक सुनिश्चित विनाश एमएडी का पर्याय रूप में व्यक्त किया गया, जिसका अभिप्राय है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध सर्वविनाशक होगा, जिनमें किसी की हार या जीत संभव नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विजय की वजह आपको अस्तित्व की चिंता आपको प्रासंगिक हो गई। अस्तित्व की जो चिंता है वो आपको प्रासंगिक अस्तित्व की चिंता अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको विजय की वजह अस्तित्व की चिंता प्राथमिक हो गई। यहाँ यह बिंदु उल्लेखनीय है कि 70 के दशक में दोनों महाशक्तियों की सामरिक क्षमता समान थी। परमाणु डिटरेंस में 70 के दशक के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन उभरी। परमाणु डिटरेंस 70 के दशक के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन उभरी, जिसमें पहला आपको यहाँ पे देखिए कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने सहयोगी मित्रों को भी परमाणु डिटरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई। अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने सहयोगी मित्रों को भी परमाणु डिटरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसे एटमी छाता या विस्तारित डिटरेंस भी कहा जाता है। दूसरी ओर परमाणु हथियारों के प्रसार पर भी बल दिया गया। परमाणु हथियारों कटौती के अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य अनेक समझौते संपन्न हुए। आलोचकों के अनुसार यथार्थवादी विश्व में यह कहना कठिन है कि महाशक्तियां अपने मित्रों की रक्षा हेतु स्वयं
स्वयं क्या कि स्वयं विनाशक, देखिए स्वयं विनाशक संघर्ष में स्वयं विनाशक संघर्ष में संलग्न होगी। परमाणु उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल डिफेंस के लिए ही नहीं, युद्ध के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों के प्रसार से इसके प्रयोग की प्रायिकता में वृद्धि होती है, यद्यपि यह प्रयोग सीमित रूप में होगी, ऐसी इनकी मान्यता है। देखिए आक्रामक युद्ध से रक्षात्मक विकास को देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने हेतु आक्रामक रणनीति का प्रयोग किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिगन 80 के दशक में स्टार वार का नारा दिया, जिसके अंतर्गत आपको अमेरिकी भूमि की रक्षा अंतरिक्ष में निर्मित कंप्यूटर प्रणाली द्वारा करने की योजना बनाई गई, जो किसी बाह्य प्रक्षेपास्त्र को सीमा पर ही निष्क्रिय कर देगा। इससे ही स्पष्ट है कि अमेरिका ने परमाणु डिटेंस पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। आलोचक यह भी मानते हैं कि परमाणु हथियार आक्रामक हथियार है, रक्षात्मक हथियार नहीं। परमाणु हथियार आपको आक्रामक हथियार है, रक्षात्मक हथियार नहीं। वर्ष 1950 में सोवियत संघ में आपको गोर्बाचेव वर्ष 1985 में सोवियत संघ में आपको गोर्बाचेव के सत्ता में आने के पश्चात परमाणु हथियारों की कटौती हेतु व्यापक पहल की गई। क्योंकि सोवियत संघ आर्थिक रूप में खस्ताहार हो चुका था। उससे अमेरिकी सहायता की आवश्यकता थी। अब कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने दुष्ट राज्यों को परमाणु हथियार प्राप्त करने पर कारगर प्रतिबंध लगाने की पहल की। अब के दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप और डिफेंस देखिए, वर्ष 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया। पश्चिमी चालकों से भारत और पाकिस्तान के मध्य डिफेंस संकल्पना लागू नहीं होगी था इनके मध्य परमाणु हथियारों का संघर्ष सुनिश्चित है। अमेरिका ने भारत पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने के दबाव बनाया, परंतु विगत 10 वर्षों से आपको दोनों राज्यों के मध्य परमाणु हथियार के प्रयोग के विकल्प पर विचार नहीं किया गया। नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य परमाणु क्षेत्र में विश्वास निर्माण के उपाय किए गए। इस बिंदु पर विरोधी मत पाए जाते। उदाहरण के पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप में कहा कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध सभी प्रकार के हथियारों के प्रयोग पर विचार करेगा, जिसमें परमाणु हथियार भी सम्मिलित होंगे। जबकि दूसरी ओर तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नो फर्स्ट यूज की संकल्पना का समर्थन किया। भारत ने आरंभ से आपको नो फर्स्ट यूज की नीति का समर्थन किया। अब अमेरिका सहित अनेक विकसित राष्ट्र भारत को परमाणु क्षेत्र में उच्च तकनीक क्षमता और उत्तरदायी राष्ट्र मानते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आपको अध्यक्ष आपको राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए अध्यक्ष आपको यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या। देखिए आपको अध्यक्ष आपको यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बताइए, इसको शुरू करते हैं। देखिए इसमें आपको यहाँ पर क्या कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सुरक्षा का मूल अभिप्राय क्या है, इसको देखिए यहाँ पर। देखिए वाल्टर लिपमैन को एक राज के द्वारा वाल्टर लिपमैन को आपके एक राज्य के द्वारा अपने केंद्रीय मूल्यों को बनाए रखना है सुरक्षा, चाहे राज युद्ध को बचाकर इन मूल्यों की रक्षा करे, या युद्ध में विजय प्राप्त करे। देखिए बैरी बुजा ने सुरक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि यह राज और समाज की वह क्षमता है जिसके द्वारा राज अपनी स्वतंत्र पहचान कायम रखे तथा प्रक्रियात्मक एकता एवं अखंडता को सुरक्षित रख सके। सुरक्षा को आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों रूपों में, देखिए सुरक्षा को आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों रूपों में आपको परिभाषित किया जा सकता है। अर्नोल्ड वुल्फर्स के अनुसार वस्तुनिष्ठ रूप में सुरक्षा आशा राज्य के मूल्यों के ऊर बाह्य आक्रमण का अभाव है, जबकि आत्मनिष्ठ रूप में सुरक्षा का अभिप्राय राज्यों के मूल्यों को संभावित आक्रमण के भय से बचाए रखना है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको आगे यहाँ पर है क्या, सुरक्षा का परंपरागत अर्थ। देखिए आपको सुरक्षा का परंपरागत अर्थ यहाँ पर आपको है। तो सुरक्षा का आपको परंपरागत अर्थ यहाँ पर आपको सुरक्षा का परंपरागत अर्थ देखिए परंपरागत रूप में एक राज्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा अन्य राज्यों को मानता है। उदाहरण के आपको वर्ष 1960 के दशक में चीन ने सोवियत संघ को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। ठीक इसी प्रकार सोवियत संघ ने अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। इन बाह्य खतरों से अपनी सुरक्षा के लिए प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिक से अधिक सैन्य सामग्री अर्जित करने का प्रयत्न किया गया। इसलिए शीत युद्ध के युग में हथियारों
हथियारों की दौड़ अत्यधिक प्रभावी थी। आपके समकालीन विश्व देखिए समकालीन विश्व में आप ईरान द्वारा समकालीन विश्व में आपको ईरान द्वारा परमाणु हथियारों के विकास का प्रयत्न इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर सैन्य सामग्री अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व में भी एक राज्य की सुरक्षा को अन्य राज्यों के द्वारा आपको विघटित करने का प्रयत्न किया गया। उदाहरण के आपको वर्ष 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर आक्रमण किया। वर्ष 2000 इसमें आपको इरिट्रिया और इथियोपिया के मध्य संघर्ष हुआ। वर्ष 1999 आपको पाकिस्तान ने कारगिल में संघर्ष किया था। वर्ष 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। उपरोक्त उदाहरणों से यह प्रमाणित है कि राज्य की सुरक्षा यह प्रमाणित है कि राज्य की सुरक्षा हेतु बड़ा खतरा अन्य राज्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसलिए अधिकाधिक सैन्य क्षमता अर्जित करना राज्य की सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। आपको आगे देखिए आपको आगे यहाँ पर सुरक्षा उभयपास जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं डायलेमा, और आपको आगे यहाँ पर क्या सुरक्षा और असुरक्षा उभयपास देखिए। एक उभयपास अंग्रेजी बोलते हैं डायलेमा, DILEMA डायलेमा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति मतलब नियम जिसे बोलते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति सुरक्षा बनाए रखना प्रत्येक देश का मानविक हित माना जाता है। जिसको अंग्रेजी में कोर नेशनल इंटरेस्ट माना जाता है। क्योंकि यथार्थवादियों के अनुसार आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको प्रत्येक राज्य दूसरे का संभावित शत्रु क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राज्य जो होता है वो दूसरे का संभावित शत्रु होता है। इसलिए देखिए इसलिए प्रत्येक राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं प्रयत्नशील होते हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि के सैन्य क्षमता को बेहतर बनाने का मुख्य उपाय माना जाता है। अतः प्रत्येक राज्य बेहतर हथियारों का भंडारण करते हैं। परंतु एक राज्य द्वारा हथियारों के भंडारण से दूसरा राज्य मनोवैज्ञानिक रूप में असुरक्षित हो जाता है और वह भी हथियारों के संग्रह का प्रदान करता है। फिर आगे यहाँ पर क्या इसलिए हथियारों के अभाव में राज्य असुरक्षित होते हैं। हथियारों के संग्रह के बाद भी राज्य असुरक्षित बने रहते हैं क्योंकि प्रत्येक राज्य हथियारों के संग्रह के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसे ही सुरक्षा उभयपास कहा जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य का उद्देश्य दोहरा होता है। जिसमें आपको पहले आपको देखिए अपनी सुरक्षा को बेहतर बनाना एवं दूसरा देखिए अन्य राज्यों उत्पन्न मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की भावना को भी दूर करना है। आपको आगे यहाँ पर देखिए असुरक्षा उभयपास यहाँ देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व सुरक्षा उभयपास की बजाय असुरक्षा उभयपास प्रभावी प्रतीत हो रहा है, जिसके अंतर्गत आपको राज्य की सुरक्षा के उत्पन्न खतरा बाह्य न हो आंतरिक है। उदाहरण के वर्ष 1990 के पश्चात अनेक राज्य युद्ध के शिकार हुए, जिसमें आपको सोमालिया, रवांडा, अफगानिस्तान जैसे राज्य उल्लेखनीय है। वर्तमान विश्व में आपको राज्यों की सुरक्षा का मूल खतरा आंतरिक है। उदाहरण के पाकिस्तानी सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान में बढ़ रहे कट्टरपंथी तालिबानियों से है। फिर आपको आगे यहाँ पर सुरक्षा की आदर्शवादी अवधारणा देखिए। सुरक्षा की आदर्शवादी अवधारणा आपको देखिए सामूहिक सुरक्षा की आदर्शवादी अवधारणा है, जिसे बोलते क्या सामूहिक सुरक्षा बोलते हैं। ठीक है, वुड्रो विल्सन इसका समर्थन किया। इनके अनुसार आपको सामूहिक सुरक्षा का मूल आधार है। इनके अनुसार वुड्रो विल्सन द्वारा इसका समर्थन किया गया, मतलब आपको सुरक्षा आदर्शवादी अवधारणा का समर्थन किया गया। इनके अनुसार आपको सामूहिक सुरक्षा का मूल आधार एक के लिए सभी था, सभी के लिए एक है। देखिए आदर्शवादियों के अनुसार विश्व सामूहिक सुरक्षा के द्वारा ही प्रभावी और दीर्घकालिक शांति स्थापित करना संभव है। आदर्शवादियों के अनुसार आपको विश्व में सामूहिक सुरक्षा के द्वारा ही प्रभावी और दीर्घकालिक शांति स्थापित करना संभव है। अब इनके अनुसार आपका अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान
इनके सबको अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान सामूहिक दंड के भय देखिए सामूहिक दंड के भय के द्वारा किया जा सकता है तथा एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र का आक्रमण पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा पर आक्रमण माना जाएगा। अब के जॉर्ज स्वार्जन बर्जर एक सुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर हमले को रोकने हेतु यह विभिन्न राज्यों द्वारा सम्मिलित कार्रवाई करने का एक साधन है। अब कि आइनिक्स क्लाउड सामूहिक सूचना शक्ति के व्यवस्थापन की एक युक्ति है। तो आइनिक्स क्लाउड जो आपका आइनिक्स क्लाउड सामूहिक सूचना शक्ति के व्यवस्थापन की एक युक्ति है। फिर आपको आगे हम ऐसे आक्रमणकारी राष्ट्र को दंडित करने का दायित्व है। ऐसे आक्रमणकारी राष्ट्र को दंडित करने का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सौंपा जाएगा। अतः सामूहिक सुरक्षा को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के 26 जून 1919 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। अब 24 अक्टूबर 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का निर्माण किया गया। आदर्शवादियों सुरक्षा की आदर्शवादियों ने आपको सुरक्षा की यथार्थवादी मान्यता का विकल्प प्रस्तुत किया। अब के सामूहिक सुरक्षा के निम्नलिखित लाभ है जिसमें पर आपको देखिए क्या इसके द्वारा सभी राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हो जाती है। इसके द्वारा सभी राष्ट्रों की सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित हो जाती है। चाहे कोई राष्ट्र शक्तिशाली हो चाहे कोई राष्ट्र शक्तिशाली हो या अशक्त। उदाहरण के वर्ष 1991 में कुवैत को इराक के आक्रमण से मुक्त कराया गया। यह सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई के द्वारा संभव हुआ। आपको संभव हुआ। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए सामूहिक सुरक्षा को बनाए रखने का दायित्व आपको सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है। फिर आपको आगे दूसरा पॉइंट आपके यहाँ पे क्या सामूहिक सुरक्षा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थायित्व में वृद्धि होती है। देखिए सामूहिक सुरक्षा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थायित्व में वृद्धि होती है क्योंकि सभी राष्ट्रों की सुरक्षा का दायित्व एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सौंप दिया जाता है। इससे सुरक्षा व्यापार से आपको राष्ट्र मुक्त हो जाती है। फिर आपको तीसरा सामूहिक सुरक्षा के द्वारा आपको शक्ति संतुलन एवं विश्व सरकार के मध्य एक व्यवहारिक मार्ग की खोज की गई। सामूहिक सुरक्षा के द्वारा शक्ति संतुलन एवं विश्व सरकार के मध्य एक व्यवहारिक मार्ग की खोज की गई जिसके द्वारा राष्ट्र अपनी संपूर्ण शक्ति बनाए रखते हुए एक वैश्विक संस्था के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिसके द्वारा राष्ट्र अपनी संपूर्ण शक्ति बनाए रखते हुए भी एक वैश्विक संस्था के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक वैश्विक संस्था के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको चौथा आपको यहाँ देखिए सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय एक के लिए सभी एवं सभी के लिए एक है। देखिए इसके अंतर्गत पूरे विश्व की सुरक्षा का पतन किया जाता है तथा किसी एक राष्ट्र या समूह विशेष की सुरक्षा का पतन नहीं किया जाता तथा किसी एक राष्ट्र या समूह विशेष की सुरक्षा का पतन नहीं किया जाता। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आगे आपके देखिए आपको पाँचवा नंबर आपके यहाँ पर क्या कि सामूहिक सुरक्षा के परिणाम स्वरूप हथियारों के दौर में भी कमी होने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। समकालीन विषय आपको सुरक्षा की संकल्पना ज़्यादा व्यावहारिक प्रतीत होती है क्योंकि विश्व के समक्ष सुरक्षा की समस्याएं साझी एवं वैश्विक है। क्योंकि विश्व के समक्ष आपको सुरक्षा की समस्या साझी एवं वैश्विक है इसलिए इसका समाधान भी साझी एवं वैश्विक ही हो सकती है। फिर आपको देखिए सामूहिक सुरक्षा की खामियां देखिए जॉन मर्साइमर जैसे नव-यथार्थवादियों के अनुसार सामूहिक सुरक्षा की संकल्पना में निम्नलिखित कमियां विद्यमान है जिसमें पहला आपके यहाँ पर क्या कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आक्रमणकारी राष्ट्र एवं पीड़ित राष्ट्र में भेद करना कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आक्रमणकारी राष्ट्र एवं पीड़ित राष्ट्र में भेद करना कठिन है। सभी प्रकार के आक्रमण को निरर्थक मानना तार्किक नहीं है। सभी प्रकार के आक्रमण को निरर्थक मानना तार्किक नहीं है क्योंकि कभी कभी पड़ोसी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर देता है। जहां आक्रामक कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। उदाहरण के भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 1971 का संघर्ष देखिए। फिर आपको तीसरा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य ऐतिहासिक
आधार पर मित्रता पाए जाते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आपको ऐतिहासिक एवं वैचारिक आधार पर मित्रता पाई जाती है, अतः एक राष्ट्र अपने मित्र राष्ट्र के विरुद्ध अन्य सैन्य शक्ति का प्रयोग करने में पहल नहीं करते। अतः एक राष्ट्र अपने मित्र राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग करने में पहल नहीं करते। उदाहरण का आपको अमेरिका एवं इजराइल के मध्य उदाहरण का आपको अमेरिका एवं इजराइल के मध्य संबंध आपको हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आपको चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे देखिए राष्ट्रों के मध्य देखिए आपको राष्ट्रों के मध्य देखिए राष्ट्रों के मध्य आपको ऐतिहासिक देखिए राष्ट्रों के मध्य ऐतिहासिक आधार पर शत्रुता भी पाई जाती है। राष्ट्रों के मध्य आपको ऐतिहासिक आधार पर शत्रुता भी पाई जाती है, जिससे सामूहिक सुरक्षा की संकल्पना बढ़ा भी नहीं होती। उदाहरण के देखिए जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया तो पश्चिमी देशों ने हिटलर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे सोचते थे कि हिटलर अंततः सोवियत संघ पर आक्रमण करेगा। देखिए आपको हिटलर अंततः सोवियत संघ पर आक्रमण करेगा। तो क्योंकि अब एक बार फिर इसको फिर से देखिए कि राष्ट्रों में ऐतिहासिक आधार पर शत्रुता राष्ट्रों के मध्य आपको ऐतिहासिक आधार पर शत्रुता भी पाई जाती है, जिससे सामूहिक सुरक्षा की संकल्पना प्रभावी नहीं होती है। उदाहरण के जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया तो पश्चिमी देशों ने हिटलर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे सोचते थे कि हिटलर अंततः सोवियत संघ पर आक्रमण करेगा। फिर आगे आपको देखिए सामूहिक सुरक्षा की आपको आगे यहाँ पर क्योंकि इससे स्थानीय हो जाते हैं, क्योंकि इससे स्थानीय क्षेत्रीय विवाद जो होते हैं वैश्विक विवाद में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको छठा पॉइंट देखिए लोकतांत्रिक राज्य आपको सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत भागीदारी नहीं करना चाहते। लोकतांत्रिक राज्य जो आपको सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत भागीदारी नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे राज्यों की संप्रभु शक्ति प्रभावित होती है। और फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए सुरक्षा स्थापित करने के उदारवादी माध्यम सुरक्षा स्थापित करने के उदारवादी माध्यम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण द्वारा देखिए सुरक्षा स्थापित करने के उदारवादी माध्यम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण द्वारा आपको देखिए उदारवादियों के अनुसार विश्व में देखिए उदारवादियों के अनुसार विश्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण के द्वारा बेहतर रूप में सुरक्षा स्थापित की जाती है। उदारवादियों के अनुसार विश्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण द्वारा परस्पर सहयोग संभव है, क्योंकि समस्याओं के समाधान के आपको राज्यों की एक मंच प्राप्त हो जाता है। इसलिए उदारवादियों के अनुसार आपको यूरोपीय यूनियन जैसे अधिराष्ट्रीय संगठनों द्वारा फ्रांस और जर्मनी के मध्य ऐतिहासिक को सहयोग में परिवर्तित कर दिया गया। फिर लोकतंत्र के प्रसार क्योंकि लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य संघर्षों का समाधान शांतिपूर्ण रूप में किया जाता है। इनके अनुसार देखिए इनके अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य अभी तक एक भी युद्ध नहीं हुआ। इनके अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य अभी तक एक भी युद्ध नहीं हुआ। अब लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत जिसको बोलते हैं माइकल डोर द्वारा प्रतिपादित किया गया। लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत जिसको माइकल डोर द्वारा प्रतिपादित किया गया। लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत आपको माइकल डोर द्वारा प्रतिपादित किया गया। फिर आपको यहाँ पे देखिए क्या आर्थिक आपको देखिए आर्थिक अंतर्निर्भरता द्वारा देखिए आपको आर्थिक अंतर्निर्भरता द्वारा देखिए आपको उदारवादियों के अनुसार आपको विश्व व्यापारिक लेन देन और आर्थिक अंतर्निर्भरता के परिणाम स्वरूप शांति की स्थापना संभव है, जिसे कोहेन आपको जटिल अंतर्निर्भरता के रूप में व्यक्त किया। देखिए सुरक्षा स्थापित करने के यथार्थवादी समस्या देखिए आपको सुरक्षा स्थापित करने के यथार्थवादी मान्यता देखिए सुरक्षा स्थापित करने के यथार्थवादी मान्यता आपके यहाँ देखिए यथार्थवादियों को सबको अराजकतापूर्ण समूचा विश्व अराजकतापूर्ण है। अपनी सुरक्षा बनाए रखने का इस राज्य को अपनी सुरक्षा बनाए रखने हेतु स्वयं प्रयत्न करना होता है, क्योंकि विश्व में ऐसे केंद्रीय संगठन
केंद्र संगठन या सत्ता का अभाव है, जो राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। यथार्थवादी शक्ति संतों को यथार्थवादी आपको शक्ति संतों में शक्ति संतों में विश्वास रखते हैं। आपके अराजकतापूर्ण विश्व को परिपक्व अराजकता की संज्ञा दी है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परस्पर अंतर्निर्भर। इसलिए एक राज्य अपनी सुरक्षा की गारंटी पूर्णतः अलग थलग रूप में नहीं कर सकता। ऐसा करना घातक होगा। ठीक है, बैरी बुजान इस अराजकतापूर्ण विश्व को परिपक्व अराजकता की संज्ञा दी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परस्पर अंतर्निर्भर। इसलिए एक अपनी सुरक्षा की गारंटी पूर्णतः अलग थलग रूप में नहीं कर सकता। ऐसा करना घातक होगा। अभी आपको इसकी मान्यता के अनुसार आज सैन्य सुरक्षा के बजाय परिपक्व सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः इन्होंने सैन्य सुरक्षा से बढ़कर सुरक्षा समुदाय के निर्माण का विचार दिया, जिसका अभिप्राय यूरोपीय यूनियन जैसे आपको संस्थाओं से आपको है। चार्ल्स ग्लेसर जैसे यथार्थवादी सुरक्षा के राज्यों के मध्य आपसी सहयोग, जिसका अभिप्राय आपको यूरोपीय यूनियन जैसी संस्थाओं से आपको चार्ल्स ग्लेसल जैसे आपको देखिए आगे मैंने फिर से शुरू किए। देखिए, इसकी मान्यता के अनुसार आपको आज सैन्य सुरक्षा के बजाय परिपक्व सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः इन्होंने सैन्य सुरक्षा से बढ़कर सुरक्षा समुदाय के निर्माण का विचार दिया, जिसका अभिप्राय यूरोपीय यूनियन जैसी संस्थाओं से है। देखिए, चार्ल्स ग्लेसल जैसे यथार्थवादियों ने सुरक्षा के राज्यों के मध्य आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण माना, जिसके पक्ष में उन्होंने निम्नलिखित तर्क, जिसमें पहला तर्क देखिए आपको सहयोग का विचार। देखिए, सहयोग का विचार आवश्यक और आशावादी है। सहयोग का विचार आपका आवश्यक और आशावादी है। साथ दूसरा विचार देखिए, दूसरा तर्क देखिए यहाँ पर साथ साथ कार्य करने के विशिष्ट आवाज़, जिसमें आपको तीसरा देखिए क्या राज सापेक्षिक लाभ की बजाय सापेक्षिक लाभ की बजाय समान लाभ की आशा करते हैं। चौथा आपको देखिए, चौथा आपके क्या यथार्थवादियों चौथा आपके यहाँ क्या यथार्थवादियों तो आपको धोखेबाजी की संकल्पना को अतिरंजित रूप में पेश किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए सुरक्षा और महिला या नारीवाद देखिए, सिक्योरिटी एंड फेमिनिज्म यहाँ देखिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादियों ने राष्ट्र शक्ति एवं सुरक्षा की संकल्पना को नए रूप में परिभाषित किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको नारीवादियों ने राष्ट्र शक्ति एवं सुरक्षा की संकल्पना को नए रूप में परिभाषित किया है। नारीवादियों को सबको राष्ट्र राज्यों के मध्य युद्ध में महिलाएं सर्वाधिक पीड़ित होती है तथा सुरक्षा की पूरी मान्यता पीड़ित सत्तात्मक समाज के अनुरूप होती है। सुरक्षा की पूरी मान्यता पीड़ित सत्तात्मक समाज के अनुरूप निर्मित है। देखिए, इनके अनुसार आपको सुरक्षा का अभिप्राय निम्नलिखित है, जिसमें पहला आपको यहाँ देखिए युद्ध के दौरान बलात्कार सुरक्षा, युद्ध के दौरान आपको बलात्कार से सुरक्षा। दूसरा आपको घरेलू सुरक्षा। तीसरा आपको महिला एवं बच्चों की सुरक्षा। चौथा आपको है क्या महिलाओं के बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा उपलब्ध कराना आपको है। देखिए, अधिकांश युद्धों में महिलाएं सर्वाधिक पीड़ित होती है, परंतु महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व पुरुषों को सौंपा गया, क्योंकि समाज मूलतः पीड़ित सत्तात्मक है। महिलाओं की सुरक्षा को उनकी स्वतंत्र अस्मिता के बजाय पुरुषों के गौरव से जोड़ा गया, जिसके अनुसार को बहादुर पुत्रों का यह दायित्व है कि वे राष्ट्र रूपी माँ की रक्षा करें। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र को माँ के रूप में चित्रित किया गया। आमूल नारीवाद ने यथार्थवादी खंडन करते हुए कहा कि राष्ट्र की सैन्य शक्ति में वृद्धि राष्ट्र की सुरक्षा की वजह महिलाओं पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भी की जाती है। अब इन लोगों ने यह भी माना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का मूल कारण पुरुषों द्वारा शासन सत्ता पर स्थापित नियंत्रण है। अब उदारवादी नारीवादियों ने राष्ट्र की सुरक्षा और शक्ति के लिए महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया। उदारवादी नारीवादियों ने राष्ट्र की सुरक्षा और शक्ति के लिए आपको महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया। इसके अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सैन्य व्यवस्था में भी समान रूप में होना चाहिए, क्योंकि महिला इन सभी कार्यों को करने में कुशल है, जिन कार्यों को पुरुष कर सकते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए महिलाओं की सहभागिता
देखिए, महिलाओं की सहभागिता से राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि होगी एवं राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा। देखो, इसलिए विश्व महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण पर प्रभावी बल दिया जा रहा है। क्योंकि पर्यावरणीय समस्या जनसंख्या नियंत्रण एवं अन्य सामाजिक समस्याओं को हल करने में महिलाओं की भूमिका केंद्रीय है। देखिए, नारीवादी विचारक जी एन टिकनर ने यथार्थवादी 6 सिद्धांतों पर कड़ी आलोचना की। इसके जवाब में 6 नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार इन्होंने मानव स्वभाव को अच्छा माना। इनके अनुसार को संघर्ष करना पुरुषों का स्वभाव है, तो महिलाओं का नहीं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व को बढ़ाने का समर्थन किया। इनकी प्रश्न रचना निम्नलिखित इसमें पर आपको देखिए, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन 1942 से 1992, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन 1992, मॉर्गनथाउज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म 1947 है। अब आपको देखिए विश्व में सुरक्षा का अर्थ देखिए, शीत युद्धोत्तर विश्व में सुरक्षा का अर्थ देखिए आपको, देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व सुरक्षा का अर्थ आदि अत्यधिक व्यापक हो चुका है। इससे सुरक्षा का परंपरागत अर्थ आंशिक और अपूर्ण प्रतीत होता है। वर्तमान विश्व सुरक्षा का खतरा, वर्तमान विश्व में आपको सुरक्षा का खतरा आंतरिक है। वर्तमान विश्व को सुरक्षा का खतरा अमूलतः आपको आंतरिक है। सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोवोदन मिलोसेविच ने अल्बानियाई लोगों का नरसंहार किया। देखिए, शीत युद्धोत्तर विश्व में लगभग 90% संघर्ष राज्यों के आंतरिक युद्ध के परिणाम। उदाहरण के लिए देखिए क्या अफगानिस्तान, अंगोला, पूर्वी यूगोस्लाविया, जॉर्जिया, हैती, लाइबेरिया, रवांडा, सिएरा लियोन और सोमालिया और श्रीलंका जैसे देश गृह युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुए। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या, देखिए अलेक्जेंडर बैन ने सुरक्षा के नवीन अर्थ को परिभाषित करते हुए कहा कि सुरक्षा की संकल्पना मूलतः समाज केंद्रित होती है, जिसे रचनात्मक सिद्धांत कंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी कहा जाता है। देखिए, इनके राजनीति प्रकृति बहुत भौतिक नहीं, अपितु सामाजिक होती है। इससे सुरक्षा की खोज आपको सामाजिक संबंधों में होनी चाहिए, सामाजिक संरचना के द्वारा सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखिए, संप्रति भूमंडीकरण के युग में आपको दो विरोधाभासी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही। एक और राष्ट्र राज्यों के परस्पर अंतर्निर्भरता में वृद्धि हो रही है, दूसरी ओर विश्व में निर्जातीय संघर्ष उभर रहे हैं तथा धार्मिक कट्टरता में वृद्धि हो रही है। इस युग में एक राज्य को दूसरे राज्य से सुरक्षा का खतरा नहीं है, बल्कि आज प्रत्येक राज्य को राज्यतर करता नॉन स्टेट एक्टर से खतरा है, जिसमें अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन संपूर्ण विश्व की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए समकालीन युग में सुरक्षा के खतरे मूलतः असैन्य या गैर सैन्य है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा का व्यापक अभिप्राय निम्नलिखित है, जिसमें पहला आप यहाँ पर देखिए, आर्थिक और वित्तीय अस्थायित्व जो समकालीन आर्थिक मंदी के युग में और प्रभावी हो गया है। दूसरा आपको ऊर्जा सुरक्षा और तीसरा आपका पर्यावरणीय सुरक्षा आपको यहाँ पर है। देखिए, नौरू तक किरीबाती देखिए, नौरू तक किरीबाती जैसे देशों के समक्ष समुद्र में डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया, जो जलवायु परिवर्तन कारण हो रहा है। देखिए, अफ्रीका में भीषण अकाल, यूरोपीय देशों में भीषण गर्मी और बाढ़ के प्रकोप में वृद्धि हो रही है। इंडोनेशिया के वनों में लगी आग से पड़ोसी देशों के समक्ष भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब इससे वर्तमान समय को पर्यावरणीय असंतुलन समूची मानवता के समक्ष उत्पन्न सबसे गंभीर संकट है। यह सुरक्षा की नई नीति, यह सुरक्षा की नई गतिकी प्रमाण आपको है। तो आपको देखिए पर्यावरणीय सुरक्षा यहाँ देखिए क्या, रॉचर कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग सितंबर 27 देखिए, रॉचर कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग्स 27 सितंबर 1962 में लिखा नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। यह पर्यावरण पर लिखी गई पहली पुस्तक है। ग्रेट हार्डिन ने ट्रेजेडी ऑफ कॉमर्स नामक शब्द का प्रयोग किया। ग्रेट हार्डिन ने ट्रेजेडी ऑफ कॉमर्स नामक शब्द का प्रयोग किया। फिर आपको
इसके आगे आपके यहाँ देखिए पॉल आर्डरिच ने द पॉपुलेशन बम 1968 नामक रचना लिखी, 1968 नामक रचना लिखी। देखिए सतत विकास आपको बर्टन रिपोर्ट के द्वारा आपको अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इस रिपोर्ट का विषय आवर कॉमन फ्यूचर था। देखिए नॉर्वे के वैज्ञानिक अर्नेनॉस ने गहरी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने इसे सतही पारिस्थितिकी से अलग किया। गहरी पारिस्थितिकी आशा है कि मानव जीवनशैली में परिवर्तन होना चाहिए और प्राकृतिक संसाधन मानव के उपयोग मात्र के लिए नहीं है, बल्कि इनका स्वतंत्र महत्व है। प्रकृति से आवश्यकता के अनुसार चीजें प्राप्त करनी चाहिए। इसका अत्यधिक दोहन पर्यावरण के विनाशकारी है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण सुरक्षा में देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरणीय सुरक्षा में योगदान देखिए। पर्यावरण संरक्षण के आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सम्मेलन वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में हुआ। वर्ष 1987 में आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा आपको ओजोन परत को संरक्षित करने का समझौता हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास पर आयोजित सम्मेलन था। लेकिन लोकप्रिय रूप में इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। इसी सम्मेलन से एजेंडा 21 का निर्माण हुआ था। इसी सम्मेलन के द्वारा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का मौसम परिवर्तन पर कन्वेंशन UNFCCC का निर्माण हुआ। देखिए वर्ष 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में समान रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन समान किंतु विभेदिका जिम्मेदारी कॉमन बट डिफरेंटिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिद्धांत को अपनाया गया। पर्यावरणीय संरक्षण के संदर्भ में साम्यवाद और पूंजीवाद के मत का वैचारिक संघर्ष समाप्त हो गया। यद्यपि विकसित और विकासशील देशों के मत प्रभावी रूप में मतभेद उभरे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपको आयोजित पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में एजेंडा 21 स्वीकार किया गया, जो मूलतः आपको सतत विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की एक योजना। एजेंडा 21 पर्यावरण संरक्षण के लिए एजेंडा 21 आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको निम्नलिखित के संरक्षण पर बल दिया गया, जिसमें पहला आपको है शहरी विकास को सतत रूप में बढ़ावा देना। दूसरा आपको वनों का संरक्षण। तीसरा आपका है जैव तकनीकी प्रमाण। और चौथा आपका यहाँ विघटित प्रवर्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। देखिए एजेंडा 21 को लागू करने के अनेक समूह एवं निकायों को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया गया, जिसमें स्थानीय शासन, व्यापारिक घराने, युवा एवं महिलाओं को सम्मिलित किया गया। एजेंडा 21 वर्णित उपरोक्त कार्यक्रमों को लागू करने के वित्तीय संसाधन एवं संस्थात्मक पहलू का भी उल्लेख किया गया था। एजेंडा 21 में इस बिंदु पर बल दिया गया ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी पर्यावरण रक्षा कोष को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि विकसित देश अपने राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7% भाग का योगदान नहीं करेंगे। परंतु विकसित देशों ने यह आश्वासन पूर्ण नहीं किया। पृथ्वी समय रियो में ही आपको FCCC पर 153 राज्यों ने हस्ताक्षर किया। यह संधि वर्ष 1994 से ही लागू है, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। इसी पृथ्वी सम्मेलन विश्व में बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए समझौता हुआ था। जैव विविधता को संरक्षित करने के समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। अब क्या है कि विश्व बैंक आपको विकासशील देशों की पर्यावरणीय परियोजनाओं के निधियन के लिए ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF का सृजन किया गया। UNFCCC की वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में बैठक हुई, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों की कटौती का समझौता हुआ। यह समझौता आपको विकसित देशों के बाध्यकारी था, जबकि विकासशील देशों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में आपको डरबन में सतत विकास का सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए सतत विकास का अभिप्राय वर्तमान पीढ़ी प्रकृति संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए उतनी ही मात्रा में प्राप्त हो सके। UNFCCC की वर्ष 2007 में बाली में बैठक हुई, जो वर्ष 2009 में को कोपेनहेगन में था। वर्ष 2010 में आपको कानकुन में बैठक हुई। UNFCCC की 20वीं बैठक आपको दिसंबर 2012 में आपको डरबन में संपन्न हुई। अब फिर आपके यहाँ आगे हैं
देखिए, आपको वर्ष 2012 में कुछ जोहानिसबर्ग में पृथ्वी प्लस 20 सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन एक आयोग बनाया गया जिसका नाम आपको कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट (CSD) रखा गया। इस सम्मेलन को पर्यावरण संरक्षण का गरीबों का उन्मूलन सबसे महत्वपूर्ण माना गया। गेरेट हार्डिन ने पर्यावरण विनाश को ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के रूप में व्यक्त किया। वर्ष 2014 को पेरू के लीमा में UNFCCC की बैठक हुई जिसमें वर्ष 2025 तक ग्रीन हाउस गैस के स्तर में कुछ 26 से 28% की कटौती की बात कही गई। यह कटौती वर्ष 2005 के स्तर से होगी। साथ ही चीन के साथ पेरिस सम्मेलन जिसको बोलते हैं COP21 बोलते हैं। पेरिस सम्मेलन COP21 यहाँ पर COP COP। देखिए यह समय आपको 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य आपको फ्रांस के पेरिस शहर में संपन्न हुआ। यह क्योटो प्रोटोकॉल CMP11 से संबंधित 11वां सम्मेलन था जिसमें 140 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि वर्ष 2050 तक लक्ष्य रखा गया है। जो जो औद्योगिक इसलिए ग्रीन हाउस जिम्मेदार विकसित देशों को अपने ग्रीन विकसित देश से विकासशील देशों के की सहायता प्रदान करेंगे। तापमान को रोकने के भी आपके माँ को मार्कस देखिए यह समय आपको 7 में संपन्न हुआ। यह समय आपको क्योटो प्रोटोकॉल 12 था। पेरिस पहला सम्मेलन CMA था। पेरिस समझौते क्रियान्वयन से संबंधित पेरिस समझौते क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। देखिए इस समय में आपको वर्ष 2008 तक पेरिस समझौते को लागू करने को हरी झंडी दी गई। इस समय आपको वर्ष 2018 तक पेरिस समझौते को लागू करने को हरी झंडी दी गई। इस समय भारत ने दोहा समझौता इस समय आपको भारत करने का समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस गठबंधन का सुझाव आपको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। फिर देखिए सुरक्षा का परिवर्तित अर्थ या मानवीय सुरक्षा देखिए सुरक्षा का परिवर्तित अर्थ या मानवीय सुरक्षा हम देखिए आलोचना तो देखिए आपको आलोचनात्मक सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षा का अभिप्राय राज्य की भौगोलिक सीमा की रक्षा करना मात्र नहीं है। अपितु सुरक्षा का मूल अर्थ मानवीय विकास और मानवीय उत्थान आपको है। देखिए रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार देखिए क्या रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार आपको आधुनिक संघर्षों में तो रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार और आधुनिक संघर्षों में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और नागरिक हताहत हो रहे हैं। अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा बच्चों को बाध्यकारी रूप में अपनी सेना में भर्ती किया जा रहा है। इन सिद्धांतकारों के अनुसार स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ व्यक्ति को सामाजिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंधों से मुक्त करना। इनके अनुसार भूमंडीकरण से सभी राष्ट्रों को समान लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। विकासशील देशों पर तुलनात्मक रूप में इसका प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आपके आर्थिक अभाव और राजनीतिक भेदभाव के कारण विश्व में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। शरणार्थियों का अनेक राज्यों की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अतः शीत युद्ध विश्व मानवीय सुरक्षा की संकल्पना प्रमुख है। आपके यूरोप का देखिए आपको यहाँ देखिए यूरोप शरणार्थी संगठन यहाँ देखिए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। इन्होंने वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट में मानवीय सुरक्षा के आयामों को स्पष्ट किया। इनके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं, जिसमें आर्थिक असुरक्षा से मुक्ति है। यह रोजगार और वित्तीय
के स्थायित्व के द्वारा संभव है। दूसरा आपको देखिए भोजन के अभाव से मुक्ति, भोजन के अभाव से मुक्ति। तीसरा आपको क्या विभिन्न बीमारियों से मुक्ति। चौथा आपको क्या प्रदूषण से छुटकारा। पाँचवां क्या निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता। आपको फिर छठा आपके यहाँ क्या पर्यावरणीय खतरे से मुक्ति। प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करना, वनों के क्षरण को प्रतिबंधित करना तथा जल स्तर को बनाए रखना। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको सातवां आपके यहाँ पर देखिए सातवां आपके यहाँ पर क्या कि व्यक्तिगत खतरों से व्यक्तिगत खतरों से मुक्ति। हिंसक अपराध, नस्लीय दबाव के व्यापार प्रतिबंध, बच्चों तथा महिलाओं के अवैध व्यापार को रोकना। आपको आठवां के सामुदायिक सोच क्या परिवार को बनाए रखना, भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण, निर्जातीय सफाई और मानव नरसंहार पर प्रतिबंध देखिए आपको। अब आपको नंबर क्या राजनीतिक शौचालय क्या आपको मानवाधिकार उल्लंघन पर प्रतिबंध निरंकुश सरकारों पर प्रतिबंध देखिए आपको। अतः महबूब उल हक के अनुसार शौचालय तो आपका उससे क्या पहला उपाय आपका विकास आपको है। तो पहला उपाय आपको क्या है कि पहला उपाय आपके यहाँ पर क्या है, तो पहला उपाय आपको है विकास। पहला उपाय आपके यहाँ क्या है विकास। आपको देखिए विकास जिसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट। देखिए लोगों को अवसर की समानता भूमि देखिए लोगों को अवसर की समानता भूमि वितरण सामाजिक सुरक्षा रोजगार में वृद्धि तथा न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायता करना। फिर आपको दूसरा सैन्य सहायता हथियारों पर खर्च को कम करना सैन्य अड्डों को बंद करना हथियारों के निर्यात और हस्तांतरण पर प्रतिबंध। सैन्य सहायता के बजाय सैन्य सहायता के बजाय आपको आर्थिक सहायता बल देना। तो तीसरा आपको क्या है उत्तर दक्षिण संबंधों की पूर्ण संरचना पर उत्तर दक्षिण की संबंधों पूर्ण संरचना बल देखिए आपको। तीसरी दुनिया के देशों के बीच आपको व्यापारिक भेदभाव की समाप्ति और उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करना। चौथा आपको देखिए संस्थागत उपाय देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवीय विकास को महत्व देना। पांचवा वैश्विक नारी समाज निर्माण देखिए ग्लोबल सिविल सोसाइटी देखिए। अधिनायकवादी शासन प्रणाली के बजाय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एवं आम लोगों के मध्य परस्पर आदान प्रदान में वृद्धि। अब आपको देखिए साइबर अपराध देखिए कंप्यूटर एवं इंटरनेट को सूचना प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी सबसे बड़ी देन कहा जाता है इन दिनों सभी क्षेत्र प्राय कंप्यूटर्स एवं इंटरनेट के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, किंतु यह दुर्भाग्य है कि आपराधिक प्रवृत्ति व्यक्ति इन शक्तिशाली माध्यमों को अनैतिक कार्यों और विद्वेषपूर्ण भावना से उपयोग कर रहे हैं। अब इन अनैतिक कार्यों में अश्लील संदेशों का प्रसारण, किसी को धमकी देना या फिरौती मांगना, क्रेडिट कार्डों ऑनलाइन बैंकिंग सेवा में छेड़छाड़ कर धन निकालने का प्रयास करने से अनेक कृत्य शामिल है। इस प्रकार की अनैतिक कार्रवाई को अपराध की श्रेणी में रखा गया, जिसमें पराधों के साइबर कैफे या सार्वजनिक स्थलों के जरिए इंटरनेट पर अश्लील पोर्नोग्राफी वेबसाइटों को देखना। दूसरा आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी अर्थात इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को यौन कार्यों या अपराधों के उकसाने का प्रयास करना। फिर आपको तीसरा क्या बिना आज्ञा के किसी के कंप्यूटर हाँ ठीक है बिना आज्ञा किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम में प्रवेश कर जानकारी हासिल करने का प्रयास करना। चौथा क्या बिना मर्जी किसी कंप्यूटर से फ्लॉपी या सीडी के जरिए डाटा निकालना। पाँच कंप्यूटर के जरिए आपको फिर बिना मर्जी किसी कंप्यूटर से फ्लॉपी या सीडी के जरिए डाटा निकालना। पाँचों क्या कंप्यूटर के जरिए बैंकों की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा और क्रेडिट कार्ड में छेड़छाड़ कर धन निकालने का प्रयास करना। छठा आपको क्या देखिए निकासी छठा आपको क्या निकास छठा आपको यहाँ पर किसी के कंप्यूटर वेबसाइट किसी कंप्यूटर वेबसाइट आदि के पासवर्ड में छेड़छाड़ करना और उसको बनाना। फिर आपको सातवां को फर्जी वेबसाइट बनाना और कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए अश्लील संदेश भेजना। फिर आपको यहाँ आठवां क्या ईमेल के जरिए आपको किसी को आपको नमा आपको क्या यहाँ पर नमा आपको कंप्यूटर वायरस
वायरस भेजकर एक इंटरनेट या कंप्यूटर को खराब करने का प्रयास करना। फिर आपको यहाँ पे आगे देखिए, आगे आपको अध्याय देखिए, अध्याय 7 में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए आपको अध्याय 7 देखिए, राष्ट्रीय हित का आशय, देखिए राष्ट्रीय हित का आशय ऐसा समान अधिकारिक सतत उद्देश्य हित है। देखिए ऐसा समान राष्ट्रीय हित का आशय क्या है, देखिए आपको क्या, ऐसा समान अधिकारिक सतत उद्देश्य हित है जिसे कोई भी राज्य सरकार प्राप्त करना चाहती है। राष्ट्रीय हित का आशय उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिससे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित रखना चाहते हैं। देखिए राष्ट्रीय हित किसी भी देश को, राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। चार्ल्स लेच्चे और अब्दुल सैयद ने कहा कि ऐसे समान दीर्घकालिक सतत उद्देश्य जिसे कोई भी राज्य सरकार प्राप्त करना चाहती है। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित करना चाहते हैं। अब क्या आगे देखिए, जोसेफ फ्रैंकल अपनी कृति नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्र की आकांक्षाओं, विदेश नीति के क्रियात्मक व्याख्यात्मक विवादों का निरूपण करने वाले तत्व को राष्ट्रीय हित माना है। आपको देखिए क्या रचना, देखिए आपको रचनाएं देखिए, आप क्या है, देखिए इसकी रचनाएं। तो स्कॉट बर्ची का रचना का नाम क्या, द नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। और स्टीफन डिकिन का रचना का नाम को क्या, डी स्कैंडिंग द नेशनल इंटरेस्ट। मार्गन्थावादी या यथावादी दृष्टिकोण देखिए, यथावादी दृष्टिकोण देखिए। इसके अनुसार आपको राष्ट्र का सर्वोच्च हित उसके अस्तित्व, सर्वाइवल की रक्षा है। अस्तित्व की रक्षा, क्षेत्र के राष्ट्र और उसके भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा एवं अपनी भौतिक राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान को कायम रखना है। राज्य प्रयत्न करते हैं कि पहचान पर कोई भी आक्रमण ना कर सके। इसे मार्मिक हित भी कहा जाता है। राज्य के कार्य राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित होते हैं। नैतिकता एवं विधि द्वारा के द्वारा नहीं। एक विदेश नीति का निर्धारण विचारधारा द्वारा नहीं होता। विदेश नीति का निर्धारण विचारधारा द्वारा नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय हितों के द्वारा होता है। उन्होंने राष्ट्रीय हितों को शक्ति का पर्याय माना है। आपको फिर देखिए उनके अनुसार राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील होते हैं, जिनका निर्धारण देश एवं काल के अनुसार होता है। अतः एक राज्य के हित सदैव एक समान नहीं होते हैं। एक बेहतर राजनीतिक दायित्व है कि वह राष्ट्रीय हितों को उपराष्ट्रीय हितों से पृथक कर सके। मार्गन्थाओं का मतलब किसी भी राष्ट्र के हित का निर्माण उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। जैसे 1990 में आपको इराक द्वारा कुवैत पर किया गया आक्रमण उसकी क्षमता अनुसार नहीं था, परिणाम को क्षति उठानी पड़ी। उन्होंने राष्ट्रीय नहीं करना चाहिए। अब फिर आपको आगे के राष्ट्रीय हितों के प्रकार देखें। राष्ट्रीय हितों को सामान्य तथा मार्मिक एवं गौण द्वितीयक रूप में विभाजित किया जाता है। देखिए मार्मिक हितों का आशय आपको भौगोलिक एकता एवं अखंडता की सुरक्षा बनाए रखना है। इन हितों पर कोई भी राष्ट्र किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकता। जबकि राजनीति एवं आर्थिक हितों के संबंध राज्यों के मध्य समझौते संभव है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने के तरीके देखिए। जोसेफ फ्रैंकल के अनुसार राष्ट्रीय हितों को वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो पहले आपको देखिए वस्तुनिष्ठ रूप में जिसको हम प्लेटोवादी बोलते हैं। राष्ट्रीय हितों को वस्तुनिष्ठ रूप में परिभाषित करना प्लेटोवादी तरीका है। अब प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है, अतः हितों का निर्धारण विशेषज्ञता का कार्य है, जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संपादित नहीं हो सकता, बल्कि शासन मर्मज्ञ की आवश्यकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हितों के निर्धारण इस हेतु के निर्माण को संभ्रांत वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय हितों के निर्धारण का प्लेटोवादी तरीका गैर लोकतांत्रिक राज्यों में अपनाया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय हितों के मूल तत्व बल दिया जाता है। प्रक्रिया पर अतः हितों के निर्धारण को विचार विमर्श एवं वाद विवाद को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। आपको दूसरा आत्मनिष्ठ रूप में जिसको बोलते हैं अरस्तुवाद देखिए। यह आत्मनिष्ठ रूप से परिभाषित करने का तरीका है। इसके अनुसार आपको हितों के निर्माण में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, मूल तत्व पर नहीं। तो राष्ट्रीय हितों का निर्धारण आपको परस्पर वाद विवाद में परिचर्चा के द्वारा होता है, जिससे विभिन्न समूह अपनी विरोधी मांगों को व्यक्त कर सके। राष्ट्रीय हितों के निर्धारण के तरीका आपको समकालीन
युग में लोकतांत्रिक राज्यों में प्रयुक्त होता है, जहाँ परस्पर विचार विमर्श द्वारा निर्णय किए जाते हैं। राष्ट्रीय हितों के निर्धारण का आत्मनिष्ठ रूप आपको वास्तुवादी कराता है, जिसके अनुसार आपको राष्ट्रीय हितों के निर्धारण में परिचर्चा एवं संवाद की आवश्यकता होती है। जिसमें विभिन्न समूह अपनी परस्पर विरोधी मांगों को व्यक्त कर सके। अतः आत्मनिष्ठ रूप में आपको राष्ट्रीय हितों के निर्माण में मूल तत्व पर नहीं अतः आत्मनिष्ठ रूप में आपको राष्ट्रीय हितों के निर्माण में मूल तत्व पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। अब देखिए, आपको आगे देखिए विचारधारा। देखिए विचार देखिए विच विचारधा विचारों का विचार विचारों का ऐसा समुच विचारों का ऐसा समुच्च या दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से कोई विचार व्यक्त किया जाता है। विचारधारा विचारों का ऐसा समुच्च या दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से कोई विचार व्यक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र विचारधारा का उपयोग करता है। आपके राष्ट्रीय हित बनाम विचारधारा देखिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य अपने प्रत्येक कार्यों का राष्ट्रीय हितों के आधार पर औचित्य ठहराते हैं, परंतु इस बिंदु पर मतांतर है कि विचारधारा के द्वारा आपको राष्ट्रीय हित निर्धारित होते हैं, तब विचारधारा का प्रयोग राष्ट्रीय हितों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के काल में विश्व दो गुटों में विभाजित था। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया, जबकि साम्यवादी गुट का नेतृत्व आपको सोवियत संघ कर रहा था। यदि विचारधारा के द्वारा हित निर्धारित होते हैं, तो समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के हित समान होने चाहिए। परंतु व्यावहारिक रूप में यह मान्यता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि समान विचारधारा वाले राष्ट्रों में भी आपसी संघर्ष हुए हैं। जैसे वर्ष 1948 में सोवियत संघ एवं यूगोस्लाविया के बीच मध्य, वर्ष 1956 को सोवियत संघ एवं हंगरी के मध्य, वर्ष 1960 में आपको चीन एवं सोवियत संघ के मध्य। और जबकि ये सभी राष्ट्र समान विचारधारा वाले राष्ट्र। दूसरे पूंजीवादी गुट में भी अमेरिका एवं फ्रांस के बीच स्पष्ट मतभेद उभरे। वर्ष 1956 सुएज नहर के संकट के समय जब ब्रिटेन फ्रांस इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया, तब अमेरिका ने इसका विरोध किया था। अमेरिका ने आक्रमण को समाप्त करने की चेतावनी दी। अतः प्रथम दृष्टया विचारधारा की तुलना में आपको हित ही प्राथमिक होते हैं। विचारकों के अनुसार वैचारिक माध्यमों से राष्ट्रीय हित को प्रभावी रूप में पूर्ण किया जाता है। विचारकों के अनुसार वैचारिक माध्यमों से राष्ट्रीय हित को प्रभावी रूप में पूर्ण किया जाता है। अतः कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों को नग्न रूप में प्राप्त करने के बजाय वैचारिक माध्यमों की सहायता लेता है। देखिए वैचारिक माध्यम निर्णयों को विधानता है, जिससे विदेश नीति के निर्णयों को जिससे विदेश नीति की सहमति भी प्राप्त की जा सके। उदाहरण अमेरिका की विदेश नीति का मूल आधार लोकतंत्र। अमेरिका की नीति का मूल आधार पाकिस्तान अपने परिधि की राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक हित देखिए। आपको राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक हित देखिए। राष्ट्रीय हितों की यथार्थवादी परिभाषा समकालीन वैश्वीकरण के युग में एकांगी एवं आंशिक प्रतीत होती है, क्योंकि समकालीन विश्व में आपको आर्थिक अंतर्निर्भरता की वृद्धि से राज्यों के हित परस्पर साझे हो रहे हैं। क्षेत्रीय आर्थिक आतंकवाद बल्कि इससे संपूर्ण विश्व प्रभावित वैश्विक हित। अतः वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय हित आपको फिर देखिए पर आपको आपको भूभाग अवस्थित के पास आपको तकनीकी आर्थिक विकास और छठा आपको क्षेत्रीय वातावरण आपको है। और सातवां आपके यहाँ पर विश्व व्यवस्था देखिए। पामर एवं पाकिस्तान राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के निम्नलिखित साधन बताएं। पामर एवं पाकिस्तान राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के निम्नलिखित साधन बताएं, जिसमें पहला आपको देखिए प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, जिसमें आपको पहला आपको प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध। दूसरा आपको आर्थिक साधन और तीसरा साम्राज्यवाद
साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, तीसरा आपका साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद और चौथा आपके यहाँ पर युद्ध है। तो यहाँ से देखिए आपको ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। इस अध्याय को आप 8वां अध्याय अगले वीडियो में पढ़ें।